हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कौन सा फोर्स? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने जो दो वीडियोस देखे उसके अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क देखा था और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मतलब फोर्स वाज नॉट फंक्शन ऑफ एनी अनदर वेरिएबल जस्ट एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मतलब फंक्शन नहीं था। अभी जो हमारा फोर्स रहेगा ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब 4 न्यूटन तो 4 न्यूटन ही नहीं रहेगा, ये वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसका आंसर हमें इस वीडियो के अंत तक मिल जाना चाहिए। और अलग अलग प्रकार के अगर हमको न्यूमेरिकल्स आए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के तो हम सॉल्व करने के काबिल होने चाहिए। इस तरह से हमको इस वीडियो को देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब वेरिएबल फोर्स यानी क्या? जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं हेडिंग कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स का अर्थ क्या होता है कि वर्क जो है ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स का। मींस वर्क डन विल चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेस किया फ्रॉम सर्टेन इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ। इनिशियल पोजीशन एक्स आई से फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक कोई ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। अब मान लो कि ऐसा करते वक्त उसका जो फोर्स था वो कांस्टेंट नहीं था। अगर कांस्टेंट होता तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे मैं क्या लिख देता था कि वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एफ तो कांस्टेंट है ना मेरा। सो वर्क डन हो जाता है एफ इनटू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये आंसर हो जाता है मेरा वर्क डन का। जैसे मान लो अगर ये होता 2 मीटर, ये होता 10 मीटर, तो 10 माइनस 2 मतलब 8 8 इंटू फोर्स मान लो 10 होता तो 8 इंटू 10 आंसर हो जाता है मेरा 80 जूल्स। कांस्टेंट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम वगैरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब जैसे मान लो कि फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो एंगल हो जाएगा 0, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, फोर्स इधर लग रहा था कॉन्स्टेंटली, तो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, वो अलग केस हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जो है मेरा वर्क डन वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है। जो वर्क डन यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है। सॉरी, जो फोर्स यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, जो फोर्स यहाँ पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो फोर्स वेरी करते जा रहा है अभी मेरा। तो ऐसे केस में हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम पकड़ लेंगे छोटा सा स्मॉल सा टुकड़ा, डिस्प्लेसमेंट का टुकड़ा dx, और देखेंगे इसमें जो वर्क डन था, छोटा सा वर्क डन। अब ये छोटे से टुकड़े के लिए देखो फोर्स हर जगह वेरी कर रहा है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े के लिए तो फोर्स कांस्टेंट रहा होगा कुछ पल के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए तो फोर्स कांस्टेंट रहा होगा। एक छोटे से इतू सा टुकड़े के लिए, इतू सा पीलू सा टुकड़े के लिए जो फोर्स रहा होगा वो कांस्टेंट रहा होगा। तो क्या मैं छोटा सा वर्क डन इन दिस टुकड़ा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx फॉर विच, आप साथ साथ लिख भी सकते हो, फॉर विच द फोर्स almost remained same. The force almost remained same. So the small work done, so the small work done by this force is, क्या लिखेंगे बेटा? dw। स्मॉल वर्क डन क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि फोर्स जो लग रहा था वो भी इधर ही लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा है वो भी इधर ही हो रहा है, तो एफ dx लिख देंगे यहाँ पे cos थीटा। लेकिन सिंस थीटा अगर 0 डिग्री है, मेरा पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे एक दूसरे को पैरेलल, तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे अपन? dw क्या लिख देंगे? वी विल राइट dw एज f इंटू dx। सो द टोटल वर्क डन, ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन बेटा फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। सो द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क नहीं सर, टोटल वर्क टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स in displacing the body
in displacing the body from x is equals to xi to x is equals to xf is calculated as कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन ऑफ dw is integration of f dx from initial position to final position. So what is integration of work done? It is w, and then w is integration of, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, f into dx from xi से लेकर कहाँ तक, xf तक. So this happens to be your work done. ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा work done from xi से लेकर xf तक. तो ये हो जाएगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. वेयर फोर्स, वेयर ये जो फोर्स है हमारा, वेयर जो हमारा फोर्स है f, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कुछ भी हो सकता है, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो एक्चुअली वर्क का डेफिनेशन जो है बेसिक तो यही है. बस हमने जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा तो हमने क्या कर दिया बेटा कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, है ना. फ्रॉम लिख देते यहाँ पे एक्स आई टू एक्स एफ लिख देते, ठीक है. सो अगर फोर्स मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल इसलिए मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं फोर्स को निकाल लेता बाहर. इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई से लेकर एक्स एफ, किसका बेटा, डी एक्स का. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बिकम्स एक्स फ्रॉम एक्स आई से लेकर क्या बेटा, एक्स एफ. चलो अपर वैल्यू पुट करो, लोअर वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा एफ इंटू क्या लिखेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई. तो इसको लिख देता है बेटा एफ इंटू डेल्टा एक्स. वही बात बन रही है, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट्स इट. एफ डी एक्स कॉस थीटा भी लिख सकते हैं बेसिकली अपन. अब यहाँ पे मैंने क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या पकड़ लिया था बेटा, 0, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस थीटा भी आप यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत है. क्लियर है? तो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. कौन सा फोर्स? वेरिएबल फोर्स. खत्म. That's it. तो यहाँ पे आपका कुछ तो भी, आप कोई बुक में ऐसा भी लिखा होगा कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, है ना. फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम वही एक्स आई से लेकर वापस एक्स. ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते जिससे हमको और थोड़ा यहाँ पे आइडिया आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, एक सेकंड बताना रह गया था कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है ना. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डी एक्स. तो लिमिट्स यहाँ पे किस करेंगे बेटा, एक्स आई एक्स एफ. वैसे व्हाट विल बी वर्क डन इन वाई डायरेक्शन, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन. मतलब तो यहाँ पे डी एक्शन लिखते हुए क्या लिख देंगे बेटा, डी वाई. लिमिट्स क्या रहेंगे बेटा, वाई वन से लेकर वाई टू. एंड वर्क डन इन जेड डायरेक्शन इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ फोर्स इन जेड डायरेक्शन डी जेड फ्रॉम कहाँ से लिखा, कहाँ से बेटा, जेड वन से लेकर जेड टू. सो नेट वर्क डन जो रहेगा, नेट वर्क डन, दैट इज नेट वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड. मतलब ये सभी का बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एडिशन. सो नेट वर्क डन हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेट वर्क डन इज नथिंग बट डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड. सो क्योंकि वर्क डन कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, उसका अलजेब्रिक एडिशन कर लेंगे. वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, इसलिए कौन सा एडिशन कर लेंगे बेटा, अलजेब्रिक एडिशन. अलजेब्रिक एडिशन क्यों, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स ले लेंगे. तो चलिए अभी हम देख लेंगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल. ठीक है, तो न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, जस्ट मैं आपको ओरली बोल देता हूँ कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल. कि सपोज यू हैव बीन गिवन अ फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट लेंगे नहीं हम बेटा, कि फोर्स जो है अभी कांस्टेंट नहीं है फोर्स. अगर आपको फोर्स दिया होता सिर्फ अल्फा, सो इट वुड हैव बीन अ कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे दिया आपको अल्फा एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेरी करते जाएंगे. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन अ बॉडी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 मीटर, मतलब ओरिजिन से एक्स आई लिख देते हैं हम इसको, टू फाइनल पोजिशन एक्स एफ इज इक्वल्स टू 2 मीटर. तो हमको क्या निकालना है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 मीटर टू 2 मीटर. तो वापस वही, सिंस द फोर्स इज वेरिएबल, यहाँ पे हम लिख देंगे, पहली बार लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे नहीं, सिंस
द फोर्स, जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे, फोर्स इज वेरिएबल. कैसा फोर्स है बेटा? वेरिएबल. सो वर्क डन इज नॉट एफ एक्स कॉस थीटा, नाउ इट इज वर्क डन इज क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा. अब यहाँ पे आपको ये भी नहीं बताया गया है कि जिस दिशा में फोर्स लग रहा है कि वही दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अपन प्रिज्यूम कर लेंगे कि हाँ भाई जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. एंड फॉर दैट रीजन अवर थीटा बिकम्स अवर 0 डिग्री एंड हेंस कॉस 0 बिकम्स 1. सो व्हाट इज वर्क डन? इंटीग्रेशन ऑफ, चलो चलो चलो, व्हाट इज फोर्स? फोर्स हो गया हमारा अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा कांस्टेंट है, dx वैसे के वैसा, cos 0 हो जाएगा 1. लिमिट्स क्या है सर? हमारे लिमिट्स है हमारे 0 से लेकर 2 मीटर तक, 0 से लेकर 2 मीटर तक. सो व्हाट वुड हैव बीन द वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा अल्फा तो हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो इट वुड हैव बीन एक्स क्यूब बाय 3. कौन सा फॉर्मूला? एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अभी सर बेसिक तो मैं बताने वाला नहीं हूँ भैया, है ना. तो यहाँ पे चलेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू अल्फा. चलो ऊपर वाला टर्म पुट करो तो ये जगह 2 का क्यूब मतलब जो कुछ होगा 8 अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब, तो भाई साहब 0 आने वाला है सेकंड टर्म, तो उसको लिखते ही नहीं. तो वर्क डन हो जाएगा अल्फा, 2 का क्यूब हो जाएगा मेरा 8 बाय क्या हो जाएगा 3 माइनस 0. सो द फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन हियर बिकम्स 8 बाय 3 अल्फा. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट ऑफ वर्क विल बी जूल. यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा हमारा? जूल. तो ये हो जाएगा 8 बाय 3 अल्फा जूल इज द work done by this variable force in displacing a body from 0 मीटर to 2 मीटर. वैसे ही चलो और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया बेटा फोर्स इज अल्फा एक्स स्क्वायर. चलो कुछ एडिशन के टर्म्स में ले लेते हैं और एक्स डायरेक्शन में ले लेंगे, वाई डायरेक्शन में ले लेंगे ताकि थोड़ा सा एक वेरिएशन आ जाए. तो लेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 10. ठीक है, ये फोर्स हो गया हमारा न्यूटन्स में. किस में फोर्स हो गया? न्यूटन्स में. इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 मीटर टू x इज इक्वल्स टू 2 मीटर. सर कुछ गलत नहीं लिखते आपने? हाँ बिल्कुल. अरे भाई साहब फोर्स किसका फंक्शन है? y का. आप लिख क्या रहे हो? लिमिट्स x के. ऐसा कैसा होगा? ऐसा थोड़ी चलेगा. y के लिमिट्स रहेंगे ना. अगर फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है तो कोऑर्डिनेट्स भी y के रहेंगे, तो x की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा y. है नहीं, जानबूझकर मैंने गलत लिखा था ताकि आपको थोड़ा सा उसका इंटरप्रिटेशन हो जाए. ठीक है, वापस से वही रहे, सिंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इन dy फ्रॉम इनिशियल लिमिट yi टू फाइनल लिमिट yf. तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस क्या लिख देंगे 10 ऑफ dy, है ना. यहाँ पे क्या होता था? एफ डी एक्स, यहाँ पे क्या है? एफ डी वाई, क्योंकि y के लिमिट्स हैं. फ्रॉम लिमिट्स 1 से लेकर क्या लिख देंगे बेटा? 2. खत्म, खल्लास, फिनिश. चलो पट्टा 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 पट्टा. 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी 2y स्क्वायर का ये हो जाएगा 2 कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का हो जाएगा बेटा y क्यूब बाय 3 प्लस 4 का क्या हो जाएगा बेटा? 4 कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 dy का हो जाएगा बेटा 10y. और लिमिट्स क्या बनेंगे बेटा? 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2. सो व्हाट वुड बी द वर्क डन? चलो ऊपर के मैंने पुट कर देते. तो 2 इंटू 2 का क्यूब होता है बेटा 8, 8 2 16, तो लिख देता हूँ सीधा सीधा 16 बाई 3 प्लस 2, ये देखो 2 1 जार 2 2 जार, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 8 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस, है ना, 1 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो जाएगा ये 2 प्लस 10 इंटू 1 हो जाएगा बेटा 10. खत्म. चलो सॉल्व कर लेते इसको. तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान दो, 16 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, तो 16 माइनस 2 14 बाई 3 लिख देता हूँ सीधा सीधा यहाँ पे 14 बाई 3 प्लस 16 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, तो 16 माइनस 2 14 बाई 3. ये 28 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 16, है ना, बराबर है ना, गलत हो गया. 28 माइनस 12, हाँ 16. इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो ये हो जाएगा 14 प्लस, देखो आपको एलसीएम से करना है, एलसीएम से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो. तो 14 प्लस 48, 14 प्लस 16 3 कितना 48 होल डिवाइड बाय कितना बेटा 3, तो ये हो जाएगा 62 बाई 3, है ना. 48 प्लस 4 52 प्लस 10 62 बाई 3. तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 20, मतलब 63 पकड़ लेंगे अपन इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 21 जूल अप्रोक्सीमेटली. नहीं तो इसका वैल्यू एक्चुअली आ जाएगा हमारा 20.667 जूल. ठीक है.
अगर परफेक्टली निकालने जाए तो की बात है ना। चलिए एक आप ट्राई करना, एकदम बेसिक बना देता हूं मैं आपको कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज इक्वल्स टू बीटा जेड रेस टू पावर 2/2 से मतलब ही क्या है, फिर सर 1 ही दे देना चाहिए था, 2/3 in displacing a body from z is equals to -1 to z is equals to +1, z is equals to -1 to z is equals to +1, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स F is equals to -k/x² in displacing a body from x is equals to +a to x is equals to +2a। वापस वही लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस द फोर्स acting on the body is variable, hence the work done is integration of, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, f of dx। so what is f? -k/x² of dx from कहाँ से, a से लेकर twice a तक। कैसे करेंगे इसको, देखो what will be work done will be, मैं तो बोलता -k को निकाल लेते बाहर, कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² हो जाएगा बेटा x⁻² ऑफ dx फ्रॉम a से लेकर कितना, ट्वाइस है। सो दिस विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू -k, वर्क डन इज इक्वल्स टू -k, x⁻n क्या हो जाएगा बेटा, x⁻n +1 अपॉन n +1 फ्रॉम +a टू +2a। इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पे -k वैसे के वैसा अपॉन, ये देखो 2 - 1 भी क्या हो जाएगा, -1, तो इसको ले लेते बाहर, और ये x⁻ क्या हो जाएगा बेटा, x⁻² -2 +1 मतलब -1, तो इसको लिख सकते हैं बेटा x⁻1 फ्रॉम +a से प्लस कितना, ट्वाइस से। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे k, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x, x⁻1 मतलब 1/x, ये a से लेकर कितना बेटा, ट्वाइस से, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा k, अपर लिमिट क्या लिखेंगे अपन 1/2 से -1/a, खत्म। हाउ विल यू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो इसके सॉल्विंग में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू लिख देंगे यहाँ पे k बाय a भी लिख देंगे, है ना, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1/2 -1, तो 1/2 -1 कितना होता है, हाफ में से गया सर, -½ बच गया, -½ मतलब -1/2a और ये k, सो ये हो जाएगा हमारा इतना। So this is the work done by this force in displacing a body from x is equals to a to x is equals to कितना, 2a, x is equals to a to x is equals to कितना, 2a। क्लियर है सिन बेटा यहाँ तक। चलिए तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ work done by graphical method, work done by graphical method। तो बेसिकली देखिए, जैसे हमने आपको कहा था कि अगर हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ दिया है बेटा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और मान लो वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, if this is the graph like this, ये है x1 और ये है बेटा x2, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है ये किसका फंक्शन है, फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कुछ भी एक फंक्शन होगा, साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, है ना, कोई भी लॉगरिथमिक, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो मेजरली अलजेब्रिक फंक्शन ही रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स है बेटा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है फ्रॉम x1 से x2, तो एरिया अंडर हमने क्या देखा था, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, एरिया, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx फ्रॉम कहाँ से बेटा, x1 से लेकर x2 तक। अब अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो क्या ये एरिया अंडर द कर्व का इक्वेशन हो गया। अगर मुझे चाहिए एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस रहेगा, एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx,
और लिमिट्स कहाँ से बेटा, x1 से लेकर कहाँ तक, x2 तक। y क्या है मेरा, फोर्स, मतलब फोर्स। dx क्या है बेटा मेरा, वही x वेरिएबल, और लिमिट्स x1 से लेकर x2। तो एरिया अंडर, देखो ना वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ f dx। अगर मैं इसको एरिया के फॉर्मूला में लिखूँ, अगर मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व, तो मैं लिखूंगा एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y फंक्शन, y फंक्शन मतलब क्या, फोर्स, इंटू dx लिमिट्स क्या से, फ्रॉम x1 से x2, क्योंकि dx के लिमिट्स लेना पड़ेगा, फ्रेगमेंट यहाँ पे हमारा dx है। तो बेसिकली क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ बेटा कि एरिया अंडर, इस पूरे चर्चा से मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, fx ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives work done। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के तहत जो एरिया हमें मिलता है वो हमें क्या देता है बेटा, वर्क डन देता है। क्या देता है वो हमें, वर्क डन। अब ऐसे केस में एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे इस केस में वर्क डन दे रहा है। अब यही केस में जैसे मान लो आपको ये वेरिएबल फोर्स हो गया, अगर कांस्टेंट फोर्स रहा तभी भी यही अप्लाई होगा। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ग्राफ ले लेते हैं बेटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये हो जाएगा हमारा फोर्स और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू वो मान लेते हैं अपन 10 मीटर, और जो हमारा x2 है यहाँ पे वो हम मान लेते हैं बेटा 40 मीटर्स, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हम मान लेते बेटा 30 न्यूटन्स, कुछ भी मान लेते, 30 न्यूटन्स मान लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस केस में फोर्स मेरा कांस्टेंट है, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया बन रहा है वो हमें क्या देगा, वर्क डन। अब इस केस में आप चाहो तो इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हो या फिर सीधा सीधा भी लिख सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx, व्हाट इज f तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 30 dx, लेकिन dx कहाँ से बेटा, 10 से लेकर कहाँ तक, 40 तक, 10 से लेकर 40 तक। तो ये 30 वैसे के वैसा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, इट इज x, लिमिट फ्रॉम 10 से लेकर कहाँ तक बेटा, 10 से लेकर 40 तक, लिमिट 10 से लेकर कहाँ तक, 40 तक। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 30 वैसे के वैसा, अपर वैल्यू पुट करेंगे हम 40 माइनस लोअर वैल्यू पुट करेंगे 10, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 900 जूल्स। कितना आ जाएगा, 900 जूल। कितना आ जाएगा, 900 जूल। 30 इंटू 30 दैट इज 900 जूल। सो वर्क कितना आ गया यहाँ पे, हम वैसे तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लेंथ इंटू ब्रेड भी कर सकते थे। लेंथ कितना है इसका 30, ब्रेड कितना है इसका 30, तो 30 30 900, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट था इसलिए, अगर वेरिएबल रहा तो फिर कैसे करेंगे, तो इस तरह से। क्लियर है। चलिए और एक मैं आपको बढ़िया से एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे अभी साइन फंक्शंस वगैरह तो होते नहीं है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे फोर्स दिया है बेटा, F इज इक्वल्स टू दिया है यहाँ पे आपको x स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, देखो F इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा बेटा। ये फोर्स हो जाएगा आपका, ये बना हो जाएगा आपका x। ये क्या पैराबोला का इक्वेशन है बेटा, चाहे x पॉजिटिव रहो चाहे x नेगेटिव रहो, y क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, लाइक दिस। x पॉजिटिव रहा तभी भी x स्क्वायर क्या होगा आपका, फोर्स पॉजिटिव रहेगा। x पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा। x अगर आपका निगेटिव भी रहा -2 -5, तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा, f पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर आपको दिया कि बेटा कि फोर्स जो है आपका, फोर्स दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 10 मीटर तक हमको क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। सो व्हाट इज बेसिकली वर्क डन इस केस में, वर्क डन इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, f dx। f क्या है हमारा, देखो फंक्शन ऑफ f के लिए हमको फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो f के जगह मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, और ये dx वैसे के वैसा। यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 10। तो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, फ्रॉम 0 से लेकर 10। चलिए अपर वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का क्यूब होल अपॉन क्या लिख देंगे 3, माइनस लिख देंगे बेटा 0 को क्यूब होल अपॉन 3। तो ये 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 1000 अपॉन 3, माइनस ये तो 0 आएगा, तो ये जाएगा बेटा 1000 बाई 3 जूल्स। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 333.33 जूल्स, है ना। वर्क हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू कितना बेटा 333.34 जूल, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे आपको अन्य कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, अलजेब्रिक भी देंगे, कुछ भी दे देंगे। चलो एक बढ़िया लीनियर फंक्शन ले लेते हैं। कौन सा बेटा, लीनियर फंक्शन। जैसे मान लो आपको फोर्स दिया है ना, ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा, दूसरा। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया कांस्टेंट वाला, ये क्वेश्चन था हमारा पहला। तीसरा क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये जैसे मान लो
आपको फोर्स दिया है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2x + 1, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो इट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c। अगर आप देखिए इसको तो ये हो जाएगा y = क्या बेटा, mx + c। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो जब x मेरा 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फोर्स कितना है 1, तो यहाँ पे पहले लिख लेते, जब x कितना है 0 तो फोर्स कितना है बेटा मेरा 1 न्यूटन है। और यहाँ से ऐसा स्लोप बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, जिसका स्लोप क्या है बेटा यहाँ पे tan θ = 2। ठीक है, तो हमको चाहिए फ्रॉम x = 0 से लेकर x = 5 मीटर तक, कितने मीटर तक, 5 मीटर तक, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो फॉर्मूला वापस से वही रहेगा बेटा, क्या रहेगा फॉर्मूला, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है सर फोर्स है वेरिएबल, है ना। ग्राफिकल मेथड से निकालना तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलो अपन पहले क्या करते, पहले अपन निकालेंगे बेटा ग्राफिकल मेथड से, किससे, ग्राफिकल मेथड से, और फिर वेरीफाई करके देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स से वही आता है या नहीं आता है। तो पहले मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए निकालने के लिए। ठीक है, चलो ग्राफिकल मेथड से भी निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स से भी निकालेंगे, और दोनों से आंसर कैसा आना चाहिए, हमारा सेम ही आना चाहिए। अब चलो सबसे पहले निकालेंगे अपन वर्क डन वाले फॉर्मूला से। सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये कहाँ से बेटा, 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। सो व्हाट इज एफ कितना है हमारा, देखो 2x + 1 है, एफ है 2x + 1 ऑफ डी एक्स फ्रॉम 0 से लेकर कितना बेटा 5। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ये हो जाएगा 2x²/2, मतलब लिख देंगे यहाँ पे सीधा सीधा x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, लिमिट्स कहाँ से, 0 से लेकर कितना बेटा 5। सो व्हाट वुड बी वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अपर वैल्यू पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस अपर लिमिट पुट करो x हो जाएगा 5, माइनस लोअर लिमिट पुट करो बेटा 0 का स्क्वायर + 0, तो ये तो 0 ही आना है। तो वर्क डन का फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा हमारा 30 जूल। कितना हो जाएगा हमारा ये 30 जूल। अब चलिए एरिया अंडर द कर्व से कर लेते हैं एरिया। अब अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो एरिया अंडर दिस कर्व, क्या ये ट्रेपेजियम है बेटा एक प्रकार का, ये जो एरिया अंडर द कर्व है क्या ये ट्रेपेजियम है, जिसका ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अभी यहाँ पे देखो आपको ये दिया नहीं है कि जब x 5 था तो फोर्स दिया है कि आपको नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि एट x = 5, एट x = 5 मीटर फोर्स कितना हो जाएगा, देखो मेरा 2 × 5 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा 11 न्यूटन्स। तो मैं इसको लिख सकता बेटा कि ये जो वैल्यू है हमारी ये कितना हो जाएगा 11 न्यूटन्स। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया अंडर ट्रेपेजियम। व्हाट इज एरिया अंडर ट्रेपेजियम, चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। एरिया अंडर ट्रेपेजियम, एरिया अंडर ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये है 11 और ये है 1, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा बेटा 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 इंटू ये हाइट 0 से लेकर 5, तो हाइट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा 5, खत्म। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ये हो जाएगा 12 × 5, हाफ इंटू 12 × 5, सो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 कितने जार 6 जार। तो एरिया अंडर द कर्व कितना है, आ रहा है बेटा हमारा 30 जूल। देखो वही आ रहा है, चाहे आप एरिया अंडर द कर्व से निकालो चाहे आप फॉर्मूले से निकालो, अगर आपका लॉजिक सही होगा बेटा तो आंसर आना ही है, आंसर आना ही है। मैंने ग्राफिकल मेथड के यहाँ पे आपको एक अगर जो यहाँ पे लिया था कांस्टेंट वाला वो, ये दूसरा और ये तीसरा स्ट्रेट लाइन वाला, तीनों एग्जांपल्स लेके मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड समझाया हूँ। चलिए और 2 एग्जांपल्स हम ले लेंगे यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 15, फ्रॉम 0 to 15। अब अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो वर्क डन जो हुआ है वो 0 से 5 तक तो फोर्स लगा ही नहीं है, देखो ये डॉटेड लाइन से बताया मैंने, तो 0 to 5 मीटर तक कोई फोर्स लगा ही नहीं है। जो फोर्स लगा है 10 न्यूटन वो लगा है 5 मीटर से। कब तक लगा है कांस्टेंट फोर्स, 10 मीटर तक 10 न्यूटन लगा है, और बाद में जैसे 10 मीटर से 15 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें 10 न्यूटन से कम फोर्स लगते, फाइनली फोर्स कितना लग गया हमारा 0 लग गया। क्लियर है सीन। अब इसमें देखिए वापस वही कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर का जो एरिया है वो हमको क्या देगा बेटा वर्क डन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम वर्क डन, बताओ वर्क डन, अगेन वर्क डन
इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। क्या है एरिया अंडर द कर्व? वापस ट्रेपेजियम मतलब हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये कितना, ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है, तो ये है बेटा 5। देखो ना 5 और 10 मतलब ये हो जाएगा 5 और ये 5 और 15 मतलब ये हो जाएगा 10। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा बेटा 5 + 10 इनटू हाइट कितना है आपका, हाइट है आपका 10। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए हाफ इनटू व्हाट इज दिस 15 इंटू 10, तो आंसर विल बी 75 जूल, है ना। 15 इंटू 10 150 डिवाइड बाय 2 75 जूल एरिया अंडर द ग्राफ। दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? इसको दूसरा कोई तरीका नहीं क्योंकि इक्वेशन तो आपको यहाँ पे दिया नहीं ही था, तो सिंपल। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है लाइक दिस, बाद में थोड़ा नेगेटिव भी हो रहा है, बाद में थोड़ा पॉजिटिव भी हो रहा है, ठीक है। दिस हैपन्स टू बी योर एक्स एंड दिस हैपन्स टू बी योर फोर्स, बराबर। अब इस केस में मान लेते कि ये 10 न्यूटन है और ये वाला जो था ये वाला मान लेते हैं अपन कि 7 न्यूटन है भाई साहब, ठीक है। और ये वाला मान लेते हैं अपन कि -5 न्यूटन है, चलेगा। अब देखो इसको कर लेंगे अपन 5 न्यूटन्स, ठीक है, फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते 0, ये मान लेते 10, ये मान लेते अपन 15 और ये मान लेते अपन 20। अब इस केस में वर्क डन क्या रहेगा, इस केस में भी एरिया अंडर द ग्राफ ही हमारा वर्क डन रहेगा। तो ये वाला इतना पार्ट बनेगा हमारा पॉजिटिव, ये बनेगा हमारा इतना पॉजिटिव, ये बनेगा हमारा इतना नेगेटिव, दिस इतना पार्ट क्या बन जाएगा नेगेटिव, और ये वाला पार्ट वापस हमारा क्या बन जाएगा बेटा इतना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वर्क डन नेगेटिव भी तो होता है ना बेटा। कब? अगर फोर्स इज एक्टिंग इन अ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, तो वर्क डन कैसा रहेगा नेगेटिव। तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेट वर्क डन रहेगा इस केस में, नेट वर्क डन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट वर्क डन दैट इज नथिंग बट वर्क डन इन फर्स्ट पैच, वर्क डन इन सेकेंड पैच एंड वर्क डन इन थर्ड पैच। सो व्हाट इज वर्क डन इन फर्स्ट पैच बेटा, ये 0 से लेकर 10 मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू ये कितना 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले 100 प्लस सेकेंड पैच में 5 से 15 मतलब ये हो जाएगा बेटा 5 और ये हो जाएगा देखो 5 से 15 मतलब 5 और ये भी कितना हो जाएगा बेटा -5, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन प्लस -25 प्लस व्हाट इज W3 वर्क डन इन थर्ड केस, ये 5 इंटू ये कितना बेटा 5, तो 5 इंटू 5 क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे वापस 25। तो फाइनल वर्क डन इन दिस केस विल बी 100 जूल। कितना हो जाएगा बेटा 100 जूल, लाइक दिस, एकदम सिंपल। चलो और एक आधा दे देता हूँ आपको फास्ट में कैलकुलेट करने के लिए, एज अ होमवर्क इसको आप ले सकते हो। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, बाद में ऐसा, बाद में ले लो आप थोड़ा इसको ऐसा, ऐसा करके ऐसा कर देंगे, ठीक है एकदम। ये हो जाएगा वापस से हमारा बेटा फोर्स, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरूरी नहीं आपको फोर्स हमेशा किस में दिया जाए, न्यूटन्स में। कभी कभार आपको फोर्स किस में दे सकते हैं बेटा, डाइन में भी दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं, डाइन। और डिस्प्लेसमेंट आपको किस में दे देंगे बेटा, सेंटीमीटर्स में। एक्स किस में दे देंगे आपको, सेंटीमीटर में, और फोर्स आपको दे देंगे डाइन में। तो सीजीएस यूनिट में दे दिया। मान लो ये आपको दे दिया जैसे 100 डाइन, 100 डाइन, ठीक है, तो 100 ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लेते अपन बेटा कितना 50 ले लेते, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लेते 70 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लेते बेटा 100। क्लियर है सीन, 0 50 70 100, खत्म। अब इस केस में वापस W1 माइनस W2 और प्लस W3, ये वाला वैल्यू मैंने आपको नहीं दिया तो ये वाला वैल्यू भी मैं आपको दे देता हूँ। दिस विल बी इज इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं -50 डाइन, कितना बेटा -50 डाइन। क्लियर? सो व्हाट वुड बी नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन दिस केस इज नथिंग बट इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस क्या लिख देंगे बेटा W3। Now what is W1? Again it is a trapezium, area under the graph. So half into sum of parallel sides, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में लिख देता हूँ बेटा half into sum of parallel sides। तो ये तो सर आपने बताया नहीं कितना है, तो ये ले लेंगे अपन 30। कितना ले लेंगे बेटा 30, तो ये साइड हो जाएंगे बेटा 20, क्योंकि अगर ये 50 है और ये 30 है तो ये हो जाएगा 20, 50 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 20, ये 20 और ये 50, तो 20 प्लस 50 ये हो जाएगा हमारा बेटा 20, ये कितना बोला मैंने 20 प्लस 50 ये हो जाएगा हमारा 70 इंटू हाइट कितना है बेटा 100, हाइट कितना है हमारा 100, करली ब्रेसेस कंप्लीट प्लस व्हाट इज W2, W2 -50 इंटू 20, ये 20 इंटू ये हाइट कितना है -50, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा -50 इंटू कितना बेटा 20, ये हो जाएगा हमारा W2। एंड व्हाट इज W3, देखिए सर ये भी हाइट आपने दिया नहीं है तो ये भी हाइट यहाँ पे अपन ले लेंगे 50 न्यूटन्स ले लेंगे बेटा, कितना ले लेंगे 50 डाइन्स जो है वो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 30, 70 से लेकर 100 मतलब ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 30 और हाइट कितना हो जाएगा बेटा 50। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना 30 × 50। क्लियर है सीन? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ इंटू देखो ये हो जाएगा 7000, 7000 का आधा होता है बेटा 3500 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 1000, 50 × 20 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 1500, 1500। तो आंसर फाइनल आंसर विल बी ये दोनों का आ जाएगा प्लस 500 मतलब ये हो जाएगा बेटा 4000 अर्ग लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे? जूल नहीं लिखेंगे अभी। क्यों? क्योंकि सब सीजीएस यूनिट में था। तो फोर्स था डाइन में और डिस्टेंस था सेंटीमीटर में, तो वर्क भी किस में आएगा यहाँ पे? अर्ग, है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और वर्क का है बेटा जूल, वर्क का है जूल ऐसा यूनिट। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। और इसका क्या है बेटा? अर्ग। 1 न्यूटन माने कितना जूल? एक न्यूटन माने कितना डाइन? 1 न्यूटन माने 10⁵ डाइन और 1 जूल माने 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट्स वगैरह आपको पता ही होगा, ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचार करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क डन बाय द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने 3 तरह के वर्क डन निकाले बेटा। कौन सा? पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में भी देखा, सब देखा कांस्टेंट फोर्स। सेकंड हमने देखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और थर्ड हमने देखा वर्क डन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के तहत हमने हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन कि भाई एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। दैट्स इट। तो 3 मेथोडोलॉजीज थे टू कैलकुलेट द वर्क डन। एक लास्ट छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल है, एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना। वो भी वेरिएबल नेचर में ही आएगा, उसको अपन फास्ट में यहाँ पे पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप फॉर दिस वीडियो। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब सबसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मतलब स्प्रिंग ब्लॉक वर्क डन बाय स्प्रिंग ब्लॉक फोर्स निकालने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होती है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे अपन एक कोई रिजिड सपोर्ट मान लेते हैं और यहाँ पे हमने लगाया बेटा एक स्प्रिंग। क्या लग दिया हमने यहाँ पे? एक स्प्रिंग, जिसको हमने एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जिसका मास है m। ये सरफेस स्मूथ है बाय डिफॉल्ट, ये सरफेस कैसा है हमारा? स्मूथ सरफेस है। क्लियर सीन? एरो क्यों दे रहा हूँ मैं? ग्राफ की आदत आ रही, ठीक है। अब फिलहाल जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ में, कैसे लेंथ में बेटा? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। अगर आपको याद होगा तो हमने कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था। कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स में जो हमारा 5th चैप्टर था उसमें स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था। क्या है बेटा स्प्रिंग फोर्स? जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारा कोई एक स्प्रिंग। क्या है ये हमारा कोई स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल लेंथ में, कैसी लेंथ में बेटा? नेचुरल लेंथ में, कोई इलॉन्गेशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे मैंने स्प्रिंग पे क्या लगा दिया? एक ब्लॉक लगा दिया बेटा। ये स्प्रिंग पे क्या लगा दिया मैंने? एक ब्लॉक लगा दिया। ये थोड़ा सा स्प्रिंग क्या हो जाएगा? इलॉन्गेट हो जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगा? इलॉन्गेट हो जाएगा। ये ब्लॉक ऑफ मास m मैंने लगा दिया। अब ये स्प्रिंग कितने से इलॉन्गेट हुआ? मान लो ये जो स्प्रिंग इलॉन्गेट हुआ है ये इलॉन्गेट हुआ है बेटा x डिस्टेंस से। थोड़ा शैडो आ रहा होगा तो छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। ये स्प्रिंग कितने से इलॉन्गेट हो रहा है बेटा? ये स्प्रिंग इलॉन्गेट हो रहा है बाय वेरी स्मॉल, मतलब कुछ कंसिडरेबल डिस्टेंस, दैट इज x। अब ये स्प्रिंग इलॉन्गेट क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने वेट लगाया। वेट लगाया तो क्या हुआ सर? नीचे लग रहा था mg, नीचे क्या लग रहा था? mg। अब ये स्प्रिंग कब तक इलॉन्गेट होगा? जब तक स्प्रिंग में उतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं हो जाता जितना कि ये mg है, तब तक ये इलॉन्गेट होगा। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो स्प्रिंग में फिलहाल स्प्रिंग में हमेशा इलॉन्गेशन या फिर कॉम्प्रेशन की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड in the spring. The restoring force is developed in the spring due to either elongation or compression. Due to either elongation or compression. जितना ज़्यादा इलॉन्गेशन होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्रेशन होगा, उतना ज़्यादा क्या डेवलप होगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इलॉन्गेशन। तो रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन वी नीड टू एड सर्टेन कांस्टेंट, और यहाँ पे अपन माइनस नहीं लिखेंगे फिलहाल,
के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड एज के। कौन सा कांस्टेंट था बेटा हमारा, बोलो स्टिफनेस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट था ये हमारा, स्टिफनेस कांस्टेंट। ये के था हमारा स्टिफनेस कांस्टेंट, या फिर के को हमने और दूसरा कांस्टेंट कहा था बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक होता है स्टिफनेस कांस्टेंट और दूसरा होता है हमारा वही, मतलब के को स्टिफनेस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अपन थोड़ा गणित की भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास हम ले लेंगे बेटा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास हम ले लेंगे इसका 100 kg। कितना, 100 kg। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 1000 न्यूटन्स। नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन्स। अब जैसे 1000 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा, ये स्प्रिंग में आ जाएगा थोड़ा इलॉन्गेशन। अब मान लेते हैं कि स्टिफनेस कांस्टेंट जो स्प्रिंग का है, ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है बेटा, ये होता है बेटा मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, मटेरियल, METERIALIS, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो हर स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट रहेगा वो अलग रहेगा। स्टिफ, इसको बेटा लचीलापन भी कहा जाता है। किसको, स्टिफनेस कांस्टेंट को। कितना स्टीफ है, कितना, जैसे गाड़ी का जो स्प्रिंग होता है वो ज़्यादा स्टीफ होता है एज कम्पेयर टू हमारी घड़ी का स्प्रिंग। गाड़ी का स्प्रिंग ज़्यादा स्टीफ रहेगा एज कम्पेयर टू घड़ी का स्प्रिंग। मैं आपको के भी डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स ले लिए। यहाँ पे हमने कितने स्प्रिंग्स ले लिए बेटा, 2 स्प्रिंग्स। एक हमने ले लिया बेटा गाड़ी का स्प्रिंग, है ना, ये गाड़ी का स्प्रिंग मतलब व्हीकल का स्प्रिंग, और एक ले लिया वॉच मतलब घड़ी का स्प्रिंग। अब सोच के देखो कि अगर मैंने दोनों स्प्रिंग्स पे मैंने सेम फोर्स लगाया, वॉच के स्प्रिंग पे भी 10 kg का लगा दिया और गाड़ी के स्प्रिंग पे भी 10 kg का फोर्स लगा दिया, क्या लगता है आपको कौन सा स्प्रिंग ज़्यादा इलॉन्गेट होगा? जो वॉच का स्प्रिंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा इलॉन्गेट हो जाएगा बेटा, वॉच का स्प्रिंग। लेकिन जो गाड़ी का स्प्रिंग है बेटा वो थोड़ा सा इलॉन्गेट होगा यहाँ तक, और बस यहाँ तक आएगा। अब सीन क्या है देखो, के को पकड़ो, के, व्हाट इज के, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे अपन, एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एक्स। अब देखो हालांकि ये कब तक इलॉन्गेट होगा, जब तक आपका जो वेट है mg, दैट इज 100 न्यूटन इन दिस केस, वो किसके जितना नहीं हो जाता बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स जितना। अब रिस्टोरिंग फोर्स कैसे बनेगा सर, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे kx बढ़ेगा, और ये कब तक बढ़ेगा, x तब तक बढ़ते जाएगा, स्प्रिंग तब तक इलॉन्गेट हो जाएगा जब तक kx की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती बेटा, mg। जब तक kx की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती बेटा, mg जितनी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये नीचे आते जाएगा, इलॉन्गेशन होते जाएगा, x की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, kx की वैल्यू बढ़ते जाएंगी जब तक mg नहीं हो जाता। अब यहाँ पे सीन देखो कि दोनों पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स कब तक डेवलप होगा बेटा, जब तक mg जितना नहीं हो जाता। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकता था बेटा कि mg/x, है ना, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, इक्वल्स टू mg, तो सीधा सीधा रिस्टोरिंग फोर्स हमने कितने लिख दिया बेटा, mg। अब सीन क्या है देखो कि दोनों पे जो फोर्स लगाया हमने, एक्सटर्नल फोर्स, वो लगाया सेम, लेकिन दोनों का जो इलॉन्गेशन आया वो आया है अलग। जो घड़ी का स्प्रिंग है उसका इलॉन्गेशन ज़्यादा आया बेटा, जिसका इलॉन्गेशन ज़्यादा उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कैसा होगा, कम, मतलब वो कम लचीला है, जल्दी से इलॉन्गेट हो जाता है। और जिसमें इलॉन्गेशन बेटा कम आया, जिसमें इलॉन्गेशन कैसा आया बेटा, कम, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कैसा होगा बेटा, ज़्यादा। वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा लचीला है, ज़्यादा तटस्थ है, मुजोर है, वो जल्दी से एकदम ऐसा इलॉन्गेट नहीं होगा, स्लोली इलॉन्गेट होगा। तो स्टिफनेस कांस्टेंट हर मटेरियल के लिए कैसा होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस केस में जो हमने स्प्रिंग लिया है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट अपन मान लेंगे बेटा 1000, कितना मान लेंगे, 1000 न्यूटन्स, कितना मान लेंगे बेटा, 1000। अब इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा स्टिफनेस कांस्टेंट का, देखो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट, के का यूनिट क्या रहेगा, के अगर मैं यहाँ से निकालूँ, सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ के, सो इट इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या बेटा, एक्स। तो ये मेरा न्यूटन पर मीटर, स्टिफनेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा मेरा के, इट इज न्यूटन पर मीटर, खत्म। अब देखो सीन क्या रहेगा, जैसे आपने स्प्रिंग में यहाँ पे, ये स्प्रिंग का थोड़ा पार्ट निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे बेटा वेट लगा दिया 100 न्यूटन्स, तो नीचे कितना लग रहा है बेटा 1000 न्यूटन, कितना लग रहा है 1000 न्यूटन। तो ये ब्लॉक थोड़ा सा मान लो इलॉन्गेट हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, kx, के कितना है हमारा 1000 इंटू मान लो x है मेरा 0.1, एकदम 10 सेंटीमीटर से इलॉन्गेट हो गया, मतलब 0.1 मीटर से इलॉन्गेट हो गया, तो 1000 इंटू 0.1 कितना होगा बेटा 100। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जनरेट होगा बेटा, ऊपर। इसको रिस्टोरिंग फोर्स पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने इस मास को निकाल दिया तो mg लगना बंद हो जाएगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेंगे बेटा, स्प्रिंग को वापस अपनी जगह ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले आएगा, कौन, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, इस केस में ऊपर, क्योंकि इलॉन्गेशन हो रहा है इसलिए वापस अपनी नेचुरल लेंथ की ओर लग रहा है। अगर ब्लॉक को हम कॉम्प्रेस करते तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है नीचे, क्योंकि नेचुरल लेंथ जो है यहाँ पे मीन पोजीशन, इसको कहा जाता है बेटा नेचुरल लेंथ या फिर मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ लगेगा,
नेचुरल पोजीशन की तरफ या फिर मीन पोजीशन की तरफ। अगर आपने कॉम्प्रेस कर दिया होता तो रिस्ट्रिंग फोर्स लगता नीचे, यहाँ पे आपने इलोंगेट कर दिया तो रिस्ट्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर। क्लियर है? यहाँ पे समझ गया कि रिस्ट्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, kx। के क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट विच इज रिस्ट्रिंग फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन। न्यूटन पर मीटर क्या है? उसका यूनिट है। रिस्ट्रिंग फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन न्यूटन पर मीटर क्या है? उसका यूनिट। जिसमें ज़्यादा इलोंगेशन आ रहा है उसका लचीलापन कम है, जिसमें कम इलोंगेशन आ रहा है उसमें लचीलापन ज़्यादा है, क्योंकि तटस्थ है, जल्दी से इलोंगेट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो 1000 न्यूटन आपने लगा दिया, तो 1000 न्यूटन के लिए यहाँ पे जो हमने स्प्रिंग लिया बेटा उसका के कितना है, स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है, 1000 न्यूटन पर मीटर। और मान लो इलोंगेशन हो गया 0.1 मीटर का, तो व्हाट विल बी आर एफ 100, 1000 इंटू 0.1 का इलोंगेशन कितना हो जाएगा बेटा 100। अब ऊपर लग रहा है 100 और नीचे लग रहा है बेटा 1000, तो नेट फोर्स कितना है 900। कहाँ? नीचे। तो अभी बॉडी कहाँ जाएगा? और नीचे जाएगा। नीचे 1000 तो लग ही रहा है, अगर नीचे जाएगा तो और इलोंगेशन होगा। अब मान लो इलोंगेशन हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2, तो 1000 इंटू 0.2 मतलब 200। ऊपर 200 नीचे कितना? ऊपर 200 नीचे कितना 1000। वापस बॉडी नीचे जाएगा तो और इलोंगेशन होगा। मान लो ऐसा करते करते इलोंगेशन हो गया 0.9, कितना हो गया 0.9। तो व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स कितना? kx, k कितना 1000, x कितना 0.9। तो ऊपर बेटा 900 नीचे कितना 1000, तो अभी भी नेट फोर्स कितना है नीचे 100, 1000 900, नेट फोर्स कितना है नीचे 100। और इलोंगेट होगा कब तक? 1 मीटर। कितना बेटा? 1 मीटर। अब जब x हो जाएगा बेटा 1 मीटर, 0.9 मीटर बाद में 1 मीटर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 1000 न्यूटन। कितना हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स आपका यहाँ पे 1000 न्यूटन। तो रिस्टोरिंग फोर्स 1000 न्यूटन और वेट भी कितना लग रहा है बेटा 1000 न्यूटन। तो अभी उतना रिस्टोरिंग फोर्स बन चुका है kx। अभी हमारा kx कितना बन चुका है बेटा mg जितना, तो x कितना हो जाएगा बेटा हमारा mg/k, x हो जाएगा हमारा mg/k। mg कितना है हमारा 1000 और k कितना है हमारा 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, x कितना हो गया बेटा अभी 1 मीटर। तो 1 मीटर इलोंगेशन होने के बाद उतना रिस्टोरिंग फोर्स बन चुका है जो किसको बैलेंस करे बेटा 1000 न्यूटन को। और तब तक इलोंगेशन होगा जब तक रिस्टोरिंग फोर्स 1000 न्यूटन तक नहीं बन जाता। तो ये होता है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स का पूरा प्रॉपर्टी। क्लियर है सीन तब तक? ठीक है, अभी और इलोंगेट नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इलोंगेट हो गया और 1.1 तो ऊपर हो जाएगा 1100, नीचे है 1000, तो फिर जाएगा वापस ऊपर। तो आना उसको 1 मीटर तक ही है, मतलब इक्विलिब्रियम तक। इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। कब कहेंगे बेटा हम इक्विलिब्रियम? जब हमारा रिस्टोरिंग फोर्स उतना डेवलप हो जाएगा, किसके जितना? वेट के जितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। वेट के जितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ तब तक इलोंगेट होगा। क्लियर है सीन? तो अभी इसकी प्रॉपर्टी पकड़ कर अपन इधर आते। ठीक है, ये बताने के लिए इतना बताना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपने को वापस SHM में बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। लेकिन फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, वो किधर लगता है, कब तक लगता है, कितना मतलब कब तक इलोंगेशन होते जाएगा, ये सब हमने बेसिक यहाँ पे पढ़ लिया। कि क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो किसका प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको मिटा देता हूँ मैं फास्ट में। ये आपने रफ में लिख लिया होगा, मतलब रफ में नहीं फेयर में लिख लिया होगा एज अ बैकग्राउंड डेटा करके। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे। बढ़ती का नाम गाड़ी, बढ़ना ही चाहिए लाइफ में। चलो सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। देखो भाई साहब, अब जैसे आपने इधर लगा दिया बेटा फोर्स, कितना लगा दिया बेटा फोर्स, मान लो आपने लगा दिया फोर्स F न्यूटन्स। ठीक है, अब क्या हो गया, सरफेस तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा सर, ये स्प्रिंग हो जाएगा इलोंगेट। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा सर, इलोंगेट हो जाएगा। कब तक इलोंगेट होगा सर ये स्प्रिंग? ये स्प्रिंग तब तक इलोंगेट होगा सर जब तक उतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं हो जाता कि जितना फोर्स आपने लगाया है। जितना फोर्स आपने लगाया तब जितना फोर्स आपने लगाया उतना इक्विवेलेंट रिस्टोरिंग फोर्स जब तक प्रोड्यूस नहीं हो जाता, उतना इक्विवेलेंट रिस्टोरिंग फोर्स जब तक प्रोड्यूस नहीं हो जाता, तब तक ये कहा जाएगा बेटा आगे बढ़ेगा। तो मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट बेटा x, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका kx, कहाँ लगेगा पीछे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे मान लो आपका यहाँ पे k का वैल्यू है 100, कितना है k का वैल्यू 100 इंटू यहाँ पे अपन लिखेंगे x, और यहाँ पे आपने मान लो कितना लगाया बेटा 200 न्यूटन लगाया। कितना लगाया 200 न्यूटन। तो कहाँ तक इलोंगेट होगा ये 2 मीटर तक इलोंगेट होगा बेटा। कब तक? जब तक x का वैल्यू kx जितना नहीं हो जाता। x का वैल्यू kx जितना जब तक नहीं हो जाता तब तक इलोंगेट करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 2। अब हालांकि अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं ले रहे, वेरिएबल मेथड से कर रहे, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मान लो इसमें इलोंगेशन कहाँ तक आ गया बेटा x तक आ गया। कहाँ तक आ गया इलोंगेशन? x तक आ गया। मतलब जब तक f की वैल्यू kx जितनी नहीं हो जाती तब तक इलोंगेट होते जाएगा। तो वही f की वैल्यू क्या है हमारी kx, x इज द इलोंगेशन फॉर द इक्विवेलेंटली f। क्लियर है से नहीं आता?
अब आपको निकालना है यहाँ पे व्हाट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मतलब कौन बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को दूसरा नाम क्या है बेटा, स्प्रिंग फोर्स भी है। कि भाई स्प्रिंग फोर्स ने यहाँ पे इस केस में कितना वर्क डन किया है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो ब्लॉक जो है हमारा इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक इलोंगेट हुआ। ये ब्लॉक ऑफ मास m जो है ये इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू कहीं तो भी x0 पकड़ लेते कि x0 से इलोंगेट हो गया भाई साहब, कि x0 तक इलोंगेट हुआ, मतलब स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा था बेटा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ब्लॉक में हमेशा स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा था बेटा, इधर लग रहा था। और क्या है, फोर्स वेरिएबल था या कांस्टेंट था, ये फोर्स वेरिएबल था सर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज होंगे, जैसे यहाँ पे x0 है, यहाँ पे x 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे x0 1 मीटर है, तो 1 मीटर तक x की वैल्यू वेरिएबल है। तो kx भी कैसे रहेगा आपका, kx वो भी कैसे रहेगा आपका, वेरिएबल रहेगा बेटा। तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कैसा है सर, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। और कितना बेटा, स्प्रिंग फोर्स F, स्प्रिंग फोर्स को अपन लिख देंगे बेटा RF लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स, रिस्ट्रेंट फोर्स, इट इज इक्वल्स टू kx, फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्योंकि अभी अपन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहे हैं, क्लियर। अब हर घड़ी जो है स्प्रिंग फोर्स वो चेंज हो रहा है, हर घड़ी जो आपका स्प्रिंग फोर्स है बेटा वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लेते हैं अपन एक छोटे से इंटरवल के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मान लो हमारा स्प्रिंग फोर्स कुछ तो था kx। अब देखो स्प्रिंग फोर्स कहाँ था बेटा, इधर कहाँ था, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कहाँ था बेटा, राइट डायरेक्शन में। देखो ना हमेशा ये हर पार्ट पे, यहाँ पे हर जगह, हर 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 जगह स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, टुवर्ड्स द मीन। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बेटा, आगे हो रहा है। तो फोर्स लग रहा है बेटा स्प्रिंग फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। तो क्या लिखेंगे अपन, छोटा सा वर्क डन इन दिस केस, छोटा सा वर्क डन dw इन दिस क्या हो जाएगा बेटा, इट इज इक्वल्स टू f dx cos ऑफ थीटा। तो f कितना है, देखो हमारा f है हमारा kx, dx वैसे के वैसा, और cos क्या रहेगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, तो cos ऑफ 180, और cos 180 होता है बेटा -1। सो व्हाट इज छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन इज -kx इंटू dx। ये हो गया छोटा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अभी हमको चाहिए नेट वर्क डन, क्या चाहिए, नेट वर्क डन। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, f ऑफ dx। अब यहाँ पे f क्या है हमारा, f क्या है हमारा kx dx। तो सीधा सीधा मैं क्या है dw ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे ऐसा लिखने की वजह मैं ऐसा भी लिख सकता था कि मेरा छोटा सा वर्क डन है -kx dx। तो मेरा नेट वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dw रहेगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। वैसे यहाँ पे अपन वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम ऐसा भी लिख सकते थे। तो व्हाट इज RF, इट इज kx, dx वैसे के वैसा, और cos 180 क्या हो जाएगा, -1 लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट्स, कि भाई इनिशियल लिमिट्स मान लेते कुछ तो भी x आए, और फाइनल लिमिट मान लेते अपन xf। चलो सॉल्व करते, व्हाट इज वर्क डन, -k तो हो गया बेटा कांस्टेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हो जाएगा मेरा x²/2 फ्रॉम xi से लेकर क्या लिख देंगे बेटा xf। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो -k/2 को हम ले लेंगे कॉमन, -k/2 को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा x² फ्रॉम xi से लेकर xf। सो व्हाट वुड बी वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा बेटा -k/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे xf का स्क्वायर -xi का स्क्वायर, वेर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हमारा मीन पोजीशन है ये वाला, और एक्सट्रीम पोजीशन है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा मीन पोजीशन है भाई साहब, और ये जहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको अपन कहते हैं बेटा एक्सट्रीम, EXTREME, ये मेन पोजीशन, ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो कुछ भी मान लेते कि भाई x1 से, अब यहाँ पे हमने वैसे तो 0 से x0 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने इन जनरल xf -xi लिख दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं -n को अंदर रिजॉल्व कर दूँ तो क्या लिख दूंगा, देखो माइनस को अगर मैं अंदर डाल दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि k/2 क्या लिखेंगे xi² -xf²। तो इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन को हम देखो हाफ के xi² माइनस क्या लिख देंगे बेटा हाफ के xf²। सो नाउ दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेशन फ्रॉम xi टू xf। xi से xf तक इलोंगेट होने के लिए
जो वर्क डन हुआ है बेटा स्प्रिंग द्वारा वो इतना है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, हाफ के क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्सआई स्क्वायर माइनस एक्सएफ स्क्वायर। वो तो हमने वैसे ऊपर लिखा ही था, लेकिन वापस एक बार डब्बा में यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है सीन? अब चलो नेक्स्ट, अगर मान लो कि इलॉन्गेशन हमारा कहाँ से हो रहा है बेटा, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है। तो अगर इलॉन्गेशन हो रहा है, इफ द इलॉन्गेशन is from main position to the extreme position, आई बड़ा लिख देता हूं, to the extreme position। अगर इलॉन्गेशन मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सो व्हाट इज इनिशियल एक्स आई, क्या हो जाएगा बेटा मेरा इनिशियल एक्स 0, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से गिन रहे हैं बेटा, मेन पोजीशन से। और मेन पोजीशन पे क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन एक्स है, मतलब क्या इनिशियल पोजीशन क्या, एक्स की वैल्यू क्या है 0, फाइनल वैल्यू क्या है बेटा एक्स नॉट, एक्सट्रीम तक फाइनल वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक्स एफ क्या हो जाएगा हमारा एक्स नॉट। चलो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते। सो व्हाट विल बी वर्क डन हो जाएगा बेटा हमारा हाफ के एक्स आई मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख देंगे बेटा एक्स नॉट का स्क्वायर। सो वर्क डन विल बी माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। नाउ दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, क्यों नेगेटिव होगा सोचो तो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव सिंस, कब होता है वर्क डन नेगेटिव, सिंस द स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग in the direction opposite to the displacement, क्यों वर्क डन निगेटिव आ रहा है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बेटा इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। सो सिंस द स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन क्या है बेटा मेरा यहाँ पे देखिए खत्म। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब इसके ऊपर अनगिनत न्यूमेरिकल्स, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स, अलग अलग लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन फिलहाल हमको बहुत बड़ी उड़ान मारना है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पर इससे भी ताकतवर पड़ने वाला है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो फिलहाल के लिए क्योंकि अपन वर्क डन पढ़ ही रहे थे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी हम पढ़ रहे थे, इसलिए ये टॉपिक चिपकाया है। क्लियर है सीन? चलो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं फास्ट में एंड देन वी विल स्टॉप हियर। चलिए तो अभी एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इस तरह से देखो कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया है एक स्प्रिंग दिया है और बोला है फाइंड द, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है बेटा यहाँ पे के, ये ब्लॉक के मास से फिलहाल हमको कोई लेना देना नहीं है, सरफेस तो स्मूथ ही है, ठीक है। आपको पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 to x is equals to x naught and in further displacing to x is equals to 2x naught। तो भाई यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन हुआ है बाय स्प्रिंग फोर्स और यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन हुआ है बाय स्प्रिंग फोर्स, और फिर आप निकल लेना कि यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन हुआ है बाय स्प्रिंग फोर्स। तो व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट हाफ के, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे एक्सआई स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे बेटा एक्सएफ स्क्वायर, एक्सआई स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्सएफ स्क्वायर, अभी हमने वहां पे लिखा था। सो इन डिस्प्लेसिंग, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट केस, इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू x नॉट, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे वर्क डन इन फर्स्ट केस क्या लिख देंगे यहाँ पे, इट वुड बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स आई मतलब 0 माइनस एक्स एफ कितना है आपका एक्स नॉट का स्क्वायर। सो वर्क डन विल बी माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। नेक्स्ट लिख देंगे बेटा इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम x is equals to x naught to x is equals to 2x naught, from x is equals to x naught to x is equals to 2x naught,
व्हाट इज वर्क डन इन सेकेंड केस, दिस विल बी इज इक्वल्स टू हाफ के, है ना, एक्स आई कितना दिया आपका, दिस इज योर एक्स आई एंड दिस इज योर एक्स एफ इन दिस केस, बराबर है। तो एक्स आई क्या हो जाएगा बेटा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4x नॉट का स्क्वायर। तो व्हाट वुड बी द आंसर, ये हो जाएगा -3x नॉट स्क्वायर, तो ये -3/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। नाउ दिस इज द एडिशनल वर्क डन। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, पूछेगा ना, व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक from xi is equals to 0 to xf is equals to 2x naught. So what is work done in this case, यहाँ पे लिख देते अपन W3 नहीं WD लिख देते सिर्फ, तो हाफ के x नॉट मतलब क्या है बेटा 0 स्क्वायर माइनस 4x नॉट का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा बेटा -2k x नॉट का स्क्वायर। खत्म। तो यहाँ से यहाँ वर्क डन कितना है बेटा, -हाफ के एक्स नॉट माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कितना 3/2 के एक्स नॉट स्क्वायर और यहाँ पे -2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ इतना, यहाँ से यहाँ इतना, यहाँ से पूरा यहाँ इतना। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम एक्स नॉट x is equals to 0 to x is equals to x naught, say x is equals to x naught to x is equals to 2x naught. So what is the ratio of work done, यहाँ से यहाँ मतलब W1 बेटा अपना इस केस का, और यहाँ से यहाँ मतलब हमारा क्या है बेटा W2 इस केस का। तो यह -हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर और यह बेटा -3/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो के ये सब कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे कितना, ये 1/2 अपॉन कितना 3/2, तो आंसर विल बी बेटा सीधा सीधा 1/3। दिख रहा है नहीं कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 1/3। वैसे आपको पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसिंग फ्रॉम x इज इक्वल्स टू x नॉट टू x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू x नॉट, इसका वर्क डन टू x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2x नॉट का, तो वही -k x नॉट स्क्वायर अपॉन -2 के x नॉट, तो माइनस माइनस कैंसिल, सब कैंसिल, ये 1/2/2 मतलब 1/4। इसका इसका रेशियो भी क्या आएगा, सब कैंसिल, -3/2/2 मतलब -3/4। खत्म। सो ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन इज नथिंग बट नेट वर्क डन। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को और दूसरी तरफ से पूछने का क्या तरीका है, देखो कि इफ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x is equals to 0 to x is equals to x naught is W1, what additional amount of work is required to further displace it by x naught। अगेन उसको x naught से डिस्प्लेस करना है, मतलब कितना और वर्क डन करना पड़ेगा ताकि उसको और x naught से डिस्प्लेस किया जाए। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में इतना वर्क डन किया, और x naught मतलब खा लेके जाना है बेसिकली बेटा 2x naught पे। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय डिस्प्लेसिंग इट मोर बाय x naught। तो पहले 0 से x naught लाया और वापस से डिस्प्लेसिंग मोर इट बाय x naught मतलब x naught से 2x naught लेके गए। तो ये वर्क डन माइनस के x naught स्क्वायर और ये -3/2 के x naught स्क्वायर, तो वही तो निकाला हमने। तो W2 विल बी 3 टाइम्स W1। ये जो वर्क डन रहेगा सेकेंड केस का W2, दिस विल बी 3 टाइम्स W1। सिंपल। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जितने भी हमारे वर्क के कैलकुलेशंस थे फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस एंड एवरीथिंग, यहाँ पे मैं समझाने के आपको थोड़ा काबिल रहा होगा। जैसे हमको वापस वक्त मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर करने की और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको एक ही काम करना है, पढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। मिलेंगे अगले इसमें, तब तक बाय।